नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसके बाद आपको अपना ओपिनियन परिवर्तित परिवर्तित करना पड़ता है। मैंने बल्कि खुद कुछ दिन पहले आपके साथ चर्चा में ये बात कही थी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ स्टालिन जो हैं, वो जीत करके आए हैं। जनता की नाराजगी है, गुस्सा थी निवर्तमान सरकार के खिलाफ और उसकी वजह से जीत के आए हैं। लेकिन आज मैं अपने ओपिनियन में परिवर्तन कर रहा हूं। मुझे फीडबैक तो मिल रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि जब तक मैं उसका शोध नहीं कर लेता हूं, उसकी जानकारी मुहैया नहीं करता हूं, तब तक इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। और आज हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि जो शंका व्यक्त की जा रही थी, और मैं आभार प्रकट करता हूं उन सभी मित्रों का जो इस तरह की चर्चा कम से कम सोशल मीडिया पर उन्होंने की। लेगेसी मीडिया में तो इस तरह की चर्चा होती नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में अंदर की बात निकल करके आती है जो बाद में सत्य साबित होती है। तो मैं आभार प्रकट करता हूं उन मित्रों का जिन्होंने इस तरह की शंका पहले व्यक्त की थी। लेकिन मैंने जब शोध किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हां, इसमें सत्यता प्रतीत हो रही है। और अब मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि तमिलनाडु में कई घटनाएं घटी हैं। सिर्फ ये नहीं हुआ है कि एक फिल्म स्टार आया और चुनाव जीत गया। जितना पैसा एमके स्टालिन को होगा, उससे अधिक, उससे कम पैसा जोसेफ विजय चंद्रशेखर के पास नहीं था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सिर्फ पैसा आपको चुनाव नहीं जिताता है। चुनाव जिताने के लिए बहुत सारे तिकड़म करने पड़ते हैं। क्या जोसेफ विजय ने उस तिकड़म का सहारा लिया? बिल्कुल लिया। और वो हर बात जो सामने से दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो पर्दे के पीछे चलता रहा। दो महत्वपूर्ण घटना घटी है। कल जोसेफ आए दिल्ली। उनको मुलाकात करना था सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से। मुलाकात नहीं हुई। प्रधानमंत्री से मुलाकात उन्होंने की। वो एक परंपरा होती है। आप मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात होनी है। पहली बार वो दिल्ली आए मुख्यमंत्री बनने के बाद, और वो देश के प्रधानमंत्री से मिले और फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, निर्मला सीतारमण से मिले। और उसके बाद उनकी एक प्रकार से मीटिंग शेड्यूल थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। अब ये भी पावर गैलरी में चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात के बाद जो शेड्यूल्ड मीटिंग थी, उस मीटिंग को स्किप कैसे किया विजय ने? क्यों किया? अंदर में कुछ पक रहा है क्या, या कुछ खेल चल रहा है? बाद में इस पर सफाई आई कि नहीं नहीं, उनको व्यस्तता थी और यहां भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी व्यस्त थे। मुलाकात का वक्त मैच नहीं कर रहा था। इसलिए बात हुई कि 11 जून को जब वो दोबारा दिल्ली आएंगे, जो उनकी पहले से शेड्यूल है, तो 11 जून को हो सकता है सोनिया जी और राहुल जी के साथ उनकी मुलाकात हो। खैर, ये तो हुई सफाई की बात। नहीं मिले, मिले, इसकी बात। मैं जिस तरफ आज आपको मुखातिब कर रहा हूं, जिस बिंदु से मुखातिब कर रहा हूं, वो बहुत खतरनाक और गंभीर है। देश के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। और केंद्र सरकार को इस पर नजर बनानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार की नजर जरूर होगी। वहां पे अन्नामलाई जैसे नेता को भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन के लिए हाशिए पर रखा। हालांकि अभी एक चर्चा हो रही है कि अन्नामलाई की एंट्री केंद्रीय राजनीति में हो सकती है और उनको जो अभी कैबिनेट रिसफल ड्यू है मोदी सरकार का, उसमें उनको जगह मिल सकती है। अभी तक ये कयास लगाए जा रहे हैं लोग, कयास लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि अन्नामलाई को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पिछले चुनाव में जिस तरह से उनको हाशिए पर दिया गया, क्योंकि उनको एआईएडीएमके नहीं चाहती थी कि अन्नामलाई फोर फ्रंट पर रहें, तो उनकी बात को मान लिया और एक गठबंधन की राजनीति की जो डिमांड होती है, उसको एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की। और गठबंधन की राजनीति के धर्म का निर्वाह करते हुए उन्होंने अपने नेता का थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया।
लेकिन अब उसको कंपनसेट करने की बारी आ गई है और पावर गैलरी में चर्चा है कि अन्नामलाई को केंद्र में मंत्री पद मिल सकता है। लेकिन ये तब तक फाइनल नहीं होता है, मोदी हैं और शाह जी की राजनीति है, इसमें किसी तीसरे को पता भी नहीं होता है। जब ये दोनों तय कर लेते हैं कि किसका नाम किस पद के लिए है और जब वो घोषणा करने के लिए किसी व्यक्ति को कह देते हैं कि सब आप जाकर के इसकी घोषणा कर दीजिए, या तो उस भूमिका में अभी तक जेपी नड्डा हुआ करते थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कहने के लिए, और अब वो काम नितिन नवीन करेंगे या कोई पार्टी का जनरल सेक्रेटरी करेगा जो पार्टी के नेताओं को, वर्कर को ये संदेश देता है कि भाई आपको इस पद के लिए चुना गया है, और वो चुन लिया जाता है। तो इसीलिए किसी को पता नहीं चल पाता है कि कैबिनेट में किसका नाम है किसका नहीं है, कौन जुड़ेगा कौन बाहर होगा। लोग कयास लगाते हैं। तो इस कयासबाजी में अन्नामलाई की का भी नाम चल रहा है पावर गैलरी में। लेकिन हमारा विषय वो भी नहीं है। विषय बहुत गंभीर है मित्रों। और ये जो सेकुलरिज्म शब्द है ना, इसका अब गंभीर परीक्षण करना पड़ेगा। ये सेकुलरिज्म, ये गैर सांप्रदायिकता जो शब्द है, इसका अब गहराई से पुनरीक्षण करना पड़ेगा और इसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा। सेकुलरिज्म के घोड़े पर सवार होकर के विजय ने तमिलनाडु की सत्ता पाई है, लेकिन उनका सेकुलरिज्म जो है वो दूसरे मिजाज का सेकुलरिज्म है। घुटनों के बल चर्च में चल के गए हैं श्रीमान। कोई बात नहीं है, सबको अपनी आस्था रखने का अधिकार है। और जब वो विजय होते हैं तो विजय रैली में यीशु मसीह की तस्वीर रखते हैं। चलिए, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, आप जिस धर्म को मानते हैं, जबकि आपका इस धर्म से कोई नाता नहीं है। आपकी पीढ़ियां, आपकी पुरानी पीढ़ियां सनातनी है, फिर भी आपने अगर यीशु का चादर ओढ़ लिया है तो कोई आपत्ति नहीं है। भारत को आपने एमेंड करके, इंदिरा जी ने इमरजेंसी में एमेंड करके सोशलिस्ट रिपब्लिक तो बना ही दिया है और सेकुलर भी बना दिया है। तो संविधान के अनुसार आप सेकुलर भी हो गए हैं, सोशलिस्ट भी हो गए हैं, और सोशलिस्ट और सेकुलर दोनों इस फंडामेंटल्स को आपने अपने चुनाव में यूज किया। तो अब लेकिन यीशु मसीह का जो फोटो लेके चल रहे हैं वो सेकुलर की निशानी है। अगर वहीं पर बजरंगबली का फोटो लेकर के चलेंगे, आप भगवान शिव का चलेंगे, श्री राम का चलेंगे, तो आप सांप्रदायिक हैं। ऐसी विचारधारा पूरे देश में फैलाई गई, बनाई गई, और ये एक दिन में नहीं बनी है। इस विचारधारा को बनाने में पूरा बैटरी ने काम किया है, और जितनी आजादी के दिन हुए हैं उससे लेकर आज तक इसी पर काम हुआ है। बजरंगबली का नाम आपने लिया नहीं कि आप सांप्रदायिक हो गए, श्री राम का नाम लिया सांप्रदायिक हो गए, यीशु मसीह का नाम लिया सेकुलर हो गए, और हजरत मोहम्मद का नाम लिया तब तो और भी बड़े सेकुलर हो गए। फिर तो कोई बात ही नहीं है। हजरत मोहम्मद का नाम लीजिए, यीशु मसीह का नाम लीजिए, सेकुलर कहला जाइए। आप बड़े ऑर्थोडॉक्स हो, आप कट्टर हो, फिर भी आप अगर यीशु मसीह का नाम ले लिए हैं और हजरत मोहम्मद जी का नाम ले लिए हैं तो आप बड़े गैर सांप्रदायिक हैं। बजरंगबली का नाम लेते ही आप सांप्रदायिक हो जाएंगे। तो श्रीमान विजय जी यीशु मसीह की तस्वीर लेकर के विजय रैली निकालते हैं और घुटनों के बल चर्च में प्रवेश करते हैं। घुटनों के बल, लिटरल घुटनों के बल, जो मैं कह रहा हूं लिटरल घुटनों के बल ये चर्च में जाते हैं। बात यहीं तक रहती तो बात आगे नहीं बढ़ती, बात इसके आगे बढ़ी। स्टालिन का बेटा उदय स्टालिन अपनी बदतमीजी, बदमिजाजी और जिस तरह से सनातन को गाली देने का वो काम शुरू किया है वो लगातार जारी रखे हुए, कोई उस पर अंकुश नहीं लगा रहा है, कहीं कोई एफआईआर नहीं हो रहा है, भाजपा शासित प्रदेशों में भी एफआईआर नहीं हो रहा है। और मैं हैरान हूं, भारतीय जनता पार्टी को अभी राज्यसभा में, लोकसभा में बहुत सारे बिल को पास कराने हैं, तो अभी अंदर अंदर खबर आ रही है कि डीएमके के साथ उनकी कोई कोलैबोरेशन हुई है फ्लोर मैनेजमेंट करने के लिए, फ्लोर को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कोई बातचीत हुई है डीएमके के साथ कि अगर हमको जरूरत पड़े तो आप अपने सांसद को या तो एब्सटेन करवा लीजिए या समर्थन में खड़ा करवा दीजिए। कोई डील हो रही है डीएमके के साथ, ये अंदर अंदर की बात है।
ये अपुष्ट है, मैं पुष्ट नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपुष्ट खबरों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी डीएमके के साथ संबंध नहीं बिगाड़ना चाहती। तो क्या उदयनिधि स्टालिन जो कुछ भी कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है? आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के राज्य में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? अगर कांग्रेस पार्टी अपने राहुल गांधी के खिलाफ कहीं कोई कुछ बोलता है तो कर्नाटक में एफआईआर दर्ज हो जाता है, तेलंगाना में एफआईआर दर्ज हो जाता है, हिमाचल में एफआईआर दर्ज हो जाता है। मतलब जहां उनकी सरकार है वहां एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकार है, जिस स्टेट में सरकार है, वहां एफआईआर दर्ज होना चाहिए उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ। और क्यों नहीं होना चाहिए? गैर संवैधानिक बात कह रहे हैं वो, पूरी तरह से एक देश के सबसे बड़ की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, पैरों से लतिया रहे हैं, कूच रहे हैं, बार बार लात मार रहे हैं। और मुख्यमंत्री विजय के प्रेजेंस में फिर एक बार लात मारा, फिर कहा कि सनातन को समूल नष्ट करने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। और श्रीमान मुस्कुरा रहे थे, नए मुख्यमंत्री विजय साहब मुस्कुरा रहे थे। मित्रों, आपको कुछ दिन पहले मैंने मैरीटाइम डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा की थी। जो इलाका, जो जो प्रदेश जिसका हिस्सा समुद्र से मिलता है, उसको उस देश विशेष को मैरीटाइम डेमोक्रेसी, मतलब अगर वहां डेमोक्रेटिक सेटअप है तो उसको मैरीटाइम डेमोक्रेसी के रूप में, देश के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु का बड़ा हिस्सा समुद्री भाग से मिलता है और हमारे लिए वो प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं कि राम सेतु है वहां पे, इसलिए नहीं कि रामेश्वरम है वहां पे, इसलिए नहीं कि कन्याकुमारी है वहां पे, इसलिए कि वो हमारी प्राचीन सनातन की धुरी है। और मैं उसे अक्ष नहीं मानता, मैं उसे उत्तर प्रदेश को नहीं मानता हूं उस तरह से, जितना महत्व भारत की संस्कृति में तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का सनातन संस्कृति में चोली दामन का संबंध है। किसी सूरत में आप तमिलनाडु को 1% भी कम करके नहीं आंक सकते हैं। उस तमिलनाडु को उदयनिधि स्टालिन कहता है कि सनातन को समूल नष्ट करना है, और वर्तमान मुख्यमंत्री के सामने कहता है। चूं तक नहीं बोलते हैं ये सेकुलरवादी, ये विजय एक शब्द नहीं बोलते हैं उसके ऊपर। मंशा क्या है इसका मतलब? मनसा एक ही है। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि आपको प्रभाकरण को इन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। ठीक है, बृहत्तर तमिल के लिए अगर वो मांग कर रहे थे, उसमें हमारे स्टेट की भूमिका थी, इस पर मैं विस्तार से आपको बता चुका हूं। उन्होंने किया, कोई बात नहीं। लेकिन बाद में प्रभाकरण ने हमारे साथ क्या किया? हमारे ही खिलाफ हो गए, भस्मासुर हो गए। और वो एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के सर्वे सर्वा थे। उनको श्रीमान ने जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये है हमारा टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। भारत सरकार को इस पर पूछताछ करनी चाहिए थी कि ठीक है, प्रभाकरण के मामले में आपने जो कुछ भी किया, लेकिन जब 1992 के बाद, 1991 के बाद, राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत सरकार का स्टैंड बदल गया, तो पूरे देश का स्टैंड बदल गया। पूरे देश ने स्टैंड बदल लिया प्रभाकरण के मामले में। फिर आपने ऐसी गलती क्यों की? कोई कुछ नहीं बोला, ना भारत सरकार बोल रही है, ना मोदी जी बोल रहे हैं, ना अमित शाह बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहे हैं, सारे लोग चुप हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अमित शाह की नजर है, हिसाब तो सबका होगा, ये निश्चित मान के चलिए। अमित शाह पर अब अधिक भरोसा आप कर सकते हैं। ये मैं देख रहा हूं, पिछले कई उनके जो कार्यकलाप हैं वो आपको एक सुदृढ़ भारत की तरफ ले जा रहा है। और मैं ये मान नहीं सकता कि अमित शाह की नजर विजय की इन हरकतों पर नहीं होगी, विजय के सामने उदयनिधि स्टालिन की हरकतों पर नहीं होगी। लेकिन क्या होता है कि कई बार देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। हो सकता है कि केंद्र की सरकार, अमित शाह का गृह मंत्रालय उसके हिसाब से चल रहा हो। वहां की परिस्थिति क्या है, वहां का समय क्या कहता है, वहां की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से थोड़ा सा रणनीति बनेगी। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए
ये रणनीति बनकर रहेगी और उदयनिधि स्टालिन को कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले दिनों में। मित्रों, खबर है चर्च का जिस तरह से इंटरवेंशन है तमिलनाडु की राजनीति में, वो यूं ही नहीं है। अभी मार्को रूबियो आए थे, कहां गए थे? सबसे पहले लैंड कहां किया? कोलकाता में। किनसे गए मिलने के लिए? मदर टेरेसा के आश्रम में। अब लोग कहते हैं कि जिन्होंने सबसे अधिक धर्मांतरण करवाया उन्हें हमने मदर की उपाधि दे दी, और क्या इसीलिए उन्हें सेंटहुड की उपाधि मिली? क्योंकि धर्मांतरण कराने में भारत जैसे कठिन एक ऑर्थोडॉक्स सनातनी देश में मैसिव धर्मांतरण करवाया। पूरा उत्तर पूर्वी भारत पूरी तरह से 80% क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो गई। और यह काम किसने किया था? हमारे स्वर्गीय प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू ने। एक आर्कियोलॉजिस्ट ही नहीं, पुरातत्ववेत्ता नहीं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको एंथ्रोपोलॉजी का प्रभार दे दिया, ट्राइबल मामलों का प्रभारी बना दिया और उनको पूर्वी भारत की जिम्मेदारी दे दी। उनके कहने पर कोई भी पुजारी, कोई भी पंडित, कोई भी सनातनी धर्मावलंबी अपने धर्म के बारे में जुबान नहीं खोल सकता था। सेवन सिस्टर्स में, खास तौर से अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और असम के बहुत सारे हिस्से में। और यह लड़ाई असम में चली। असम में 2 तरह का डेमोग्राफिक परिवर्तन होना था, लेकिन उसमें एक डेमोग्राफिक परिवर्तन इस्लाम का हो गया अधिक। लेकिन बाकी स्टेट में वो जो हमारे प्रधानमंत्री के सूत्रधार थे, ऐसे व्यक्ति जो 14 वर्ष की ट्राइबल लड़की की शादी किया, फिर उसके बाद उसको डिवोर्स कर दिया, छोड़ दिया, फिर दूसरी शादी रचा ली, अय्याशी कर रहे थे वो सज्जन। एजेंडा सिर्फ यही था कि पूरे पूर्वी भारत को क्रिश्चियनिटी में तब्दील करना, और वो कामयाब रहे। यही काम मदर टेरेसा का भी था, और इसीलिए उनको वेस्ट ने सेंटहुड की उपाधि दी। अब चर्च जिस तरह से कर्नाटक और तमिलनाडु में एक्टिव है, और केरल में एक्टिव है, आंध्र में एक्टिव है, तेलंगाना में एक्टिव है, भारत सरकार को इस पर कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। अब चर्च को समर्थन करने वाली सरकार है, और चर्च से समर्थन पाने वाली सरकार है तमिलनाडु में। चर्च का डायरेक्ट इंटरवेंशन है, और चर्च के डायरेक्ट इंटरवेंशन का मतलब है अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA का डायरेक्ट इंटरवेंशन। CIA कहीं चर्च के माध्यम से इंटरवीन करती है, कहीं पड़ोसी देशों के इंटेलिजेंस एजेंसी के माध्यम से इंटरवीन करती है, कहीं कोई रूप धारण करता है, कहीं कोई रूप धारण करता है। अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग देशों में इनका ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। अगर पंजाब और कश्मीर के बॉर्डर पर करना है तो ISI के साथ हाथ मिलाएगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के साथ हाथ मिलाएगा, सेपरेटिस्ट के साथ हाथ मिलाएगा, पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है लश्कर-ए-तैयबा से लेकर के हिजबुल मुजाहिदीन तक, उनसे हाथ मिलाएगा, और फिर वहां ट्रेन करके सारे आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट करेगा। इस बॉर्डर पर यह काम करना है। नेपाल बांग्लादेश के बॉर्डर पर दूसरा काम करना है, वहां नकली नोट पहुंचाना है, अवैध हथियार पहुंचाना है, उसकी तस्करी करवाएगा, घुसपैठ करवाएगा। बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं होने देगा। फेंसिंग होने रोकने के लिए जो दूसरी सरकार है उसके ऊपर दूसरे तरीके से दबाव डलवाएगा, डेमोग्राफी चेंज करवाएगा, मजदूर के भेष में, काम करने वाले के भेष में इन्फिल्ट्रेशन करवाएगा, और फिर वो यहां पर आकर के अपने तरीके से जाल बिछाएगा और इंफॉर्मेशन भेजना शुरू करेगा। नजर सेंट मार्टिन पर भी होगा, और इधर कश्मीर को भी अशांत किया जाएगा और पंजाब को भी अशांत किया जाएगा, और तमिलनाडु में अपने हिसाब से अपनी मानसिकता की सरकार को समर्थन किया जाएगा। औकात नहीं है उदयनिधि स्टालिन की बिना विदेशी सहायता के वो ये बात कहे
तमिलनाडु के सदन में बैठ करके कि हम सनातन को समूल नष्ट कर देंगे। उनके बाप दादे, उनके 4 पीढ़ियां पता कर ले, उनको पता चल जाएगा। 2 पीढ़ी पहले वो हिंदू थे, वो सनातनी थे, फिर भी वो सनातन के प्रति आग उगल रहे हैं। कैलकुलेटेड आग, अग्नि उगली जा रही है, कैलकुलेटेड। और विजय का ढोंग सेकुलरिज्म का पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। ये एक स्टॉन्च क्रिश्चियन है, कट्टर क्रिश्चियन है, और कट्टर क्रिश्चियनिटी को धारण किया है स्टालिन के परिवार ने भी। इस मुद्दे पर दोनों एक है। सनातन को हराने के लिए दोनों इकट्ठा हो जाते हैं, और ये दोनों की औकात नहीं है कि अपने तई सनातन की ये अवहेलना कर सके। इनको विदेशी ताकत पीछे से मदद पहुंचा रही है, और सीआईए के दलाल इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी सिस्टम में सीआईए के दलाल घुसे हुए हैं जो इन दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। वरना मुख्यमंत्री बैठा है और उदय स्टालिन कह रहा है कि हम इसको समूल नष्ट करने में का प्रयास हमारा जारी रहेगा, और वो मुस्कुरा रहा है। ये मुख्यमंत्री जो है ये मुस्कुरा रहा है। विजय, राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोल रहे, सोनिया गांधी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इसी चर्च के समर्थन से सोनिया गांधी बनी है। सोनिया गांधी एक शब्द नहीं बोल रही है। आज उनकी सांप्रदायिकता, आज उनकी सेक्युलरिज्म का क्या हुआ? एक धर्म विशेष को खुलेआम सदन में बैठ करके एक नेता जिनके साथ वो पार्टनर रही इतने दिन तक, गाली दे रहा है। लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्या माना जाए? सीआईए के दलाल हैं ये लोग, माना क्या जाए? और अगर नहीं है दलाल आप, तो आप साबित कीजिए। आप उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ प्रस्ताव पारित कीजिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी। आज अगर इस्लाम के बारे में कोई ये व्यक्ति ऐसा कह दे तो आप हाय तौबा मचा देंगे। आप कह देंगे कि खतरे में है, मुसलमान डरा हुआ है, जोर जोर से चिल्लाएंगे संविधान खतरे में है, मुसलमान डरा हुआ है। डिविजिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप, सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं आप। आपको केरला का मुस्लिम लीग सेकुलर नजर आता है, और ये बात आप यहां नहीं कहते हैं, जर्मनी में कहते हैं, अमेरिका में कहते हैं। लेकिन यहां सदन में बैठ करके सनातन को समूल नष्ट करने की बात खुलेआम कैमरे पर कहा जा रहा है। सैकड़ों लोगों के बीच, चुने हुए प्रतिनिधि के बीच कहा जा रहा है, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, उनके बीच कहा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी मौन है, चुप है। एक शब्द उनके मुखारबिंद से बाहर नहीं आ रहा है। क्या आप सनातन के बारे में इस तरह का भाव रखेंगे कि सनातन को समूल नष्ट करना है? इसके पहले उन्होंने डेंगू, मलेरिया, न जाने क्या क्या कहा। लेकिन मैं हैरान हूं कि भारत सरकार इस पर मौन क्यों है। भारत सरकार को अविलंब एक्शन लेना चाहिए। यह मामला अब हद से गुजर जाने का है। गर्दन के ऊपर नहीं, नाक के ऊपर पानी गुजर चुका है, और सरकार को यह बात समझनी पड़ेगी कि जब नाक के ऊपर पानी गुजर जाए तो आप डूब जाएंगे। इसके पहले कि नाक को बचाएं आपको पानी कम करना पड़ेगा, और पानी कम किया जाना अत्यावश्यक हो गया है, इनएविटेबल हो गया है। उदयनिधि स्टालिन का पानी कम करना अत्यावश्यक है। तमिलनाडु की जनता ने पानी तो कम कर दिया, लेकिन वहां खेल देखिए चर्च का। एक को हटा करके दूसरे को लाया, एक को हटाया तो दूसरे को लाया जो ऑर्थोडॉक्स है, और ऑर्थोडॉक्स, इससे भी ऑर्थोडॉक्स, लेकिन माइल्ड है। वो अपना काम धीरे धीरे करेगा, वो चर्च के एजेंडे को लागू करेगा, लेकिन उदयनिधि स्टालिन की तरह सनातन को गाली नहीं देगा। काम उससे अधिक खतरनाक तरीके से करेगा। सनातन को नष्ट करने के लिए विजय उससे बड़ा काम करेगा, लेकिन उसके तरह गाली नहीं देगा। तो ये मैच है, फिक्स मैच है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी डायरेक्टली in association with Vijay and Udayanidhi Stalin, they are doing their best to destroy Sanatan in India. And it is now proved. और अगर ये सत्य नहीं है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी प्रस्ताव पारित करके कहे कि उदयनिधि स्टालिन ने जो सदन में बात कही है वो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है, और भारत के लिए यह कहना अपराध से कम नहीं है।
और ये ब्रूटल क्राइम है, इसके खिलाफ अत्यधिक संज्ञान लिया जाना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को उनके खिलाफ संज्ञान लेकर के एफआईआर दर्ज करना चाहिए और उन्हें जेल भेजना चाहिए। उन्हें कानूनी लड़ाई में खींचना चाहिए। ही शुड बी ब्राउट टू बुक। ये उनको लाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। अब ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। विजय, स्टालिन, चर्च, सीआईए, इसका जो हॉबनॉबिंग है, इसकी जो मिली भगत है, इन्होंने जो हैंडशेक किया है, अब पूरी दुनिया में सबके सामने खुले रूप में आ चुका है। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार की आंख निश्चित रूप से खुली होगी, निश्चित रूप से खुली होगी और उनकी नजर भी होगी। आने वाले दिनों में अब क्या आगे सरकार करती है, ये प्रतीक्षा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।